Hello guys, Assalamu alaikum. I am Said Imran Darsha and welcome to Imran's Academy. तो once again welcome to my channel. तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और मैंने इसके जो बेहतरीन एमसीक्यूज हैं जो कि रिपीटेड होते आए हुए हैं पेपर्स वगैरह में, मैंने वो चूज़ किए हैं। तो आई थिंक के 46 एमसीक्यूज हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिनिंग द वीडियो। तो आज का हमारा एमसीक्यू नंबर 1 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल इज गिवन बाय। तो ये देख लें, ये जो है फार्मूला लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है हमारे बुक में भी। तो इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। तो ये फार्मूला आई होप जिसने सही पढ़ा होगा उसको पता ही होगा, लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। तो सेकंड क्वेश्चन है, एन ऑर्बिटल कैन अक्यूमुलेट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो इट्स आल्सो वेरी इजी। अब देखें, अगर एस ब्लॉक है तो आपको पता है कि उसका एक ऑर्बिटल होता है, उसमें एक ऑर्बिटल होता है और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो 2 आते हैं। ओके, और अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर आपको दिखाई, मैं आपको समझाऊं, 3 ऑर्बिटल्स इन टोटल, और हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2 और कुल मिला के पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो मैं चाह रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ पर आप देखें, ये कह रहा है एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर ये 3 ऑर्बिटल्स हैं तो इसका ये जो हो गया यहाँ से लेकर, ओ सॉरी, अगर हम देखें कि ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है, तो इसमें अगर 3 हैं तो देखें यहाँ तक है ना, जो ये एक है, यहाँ से ये दूसरा है। ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीसरा है। लेकिन आप देखें 3 ऑर्बिटल्स हैं लेकिन मैक्सिमम नंबर कितने ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? सिर्फ 2। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ आ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन का मास कितने टाइम्स ग्रेटर है? तो अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो वो होता है 1836 टाइम। ये प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ मैं। और हमारे बुक में न्यूट्रॉन का जो लिखा हुआ है वो है 1839। ओके, तो 39 यहाँ पर देख लें, नहीं ये नहीं, ये नहीं, हाँ ये देख लें 39 अप्रोक्सीमेटली 40 के लें तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लाइमन सीरीज इज obtained when electron in an atom jumps from higher energy level to। अच्छा, लाइमन सीरीज आपको पता है कि ये फर्स्ट लेवल शेल में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ग्राउंड स्टेट, जिसे हम फर्स्ट लेवल भी कह सकते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन 6d orbital is completed the entering electron goes into। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर 6d कंप्लीट हो जाए फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस शेल में, या कह लें कि कहाँ पर एंटर करेंगे, एस में करेंगे, पी में करेंगे, किस में करेंगे? तो ये मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि ये यहाँ पर रफ कर देते हैं। आप ऐसा करें, यहाँ पर नंबर लिख जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर यहाँ से एक कम करें, फिर से लिखें यहाँ पर 2 3 4 5
6 7। तो नीचे से भी एक कम रखना है, ठीक है। फिर यहाँ से फिर से एक कम करके लिखें, 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ से भी एक कम, फिर यहाँ से शुरू करेंगे 4। एंड ये में भी कहीं पर गलती हो गई है। 4 5 6 7, यहाँ पर 5 आ जाएगा। कहाँ पर गलती हुई है? 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 2 5। ठीक है, यहाँ पर एक कम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एस लिख लें सब में। यहाँ पर सब में पी लिख लें। मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। पी, फिर यहाँ पर डी लिख लें। ओके, और यहाँ पर एफ में भी थोड़ी गलती हुई है। लेट्स फिट। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि फिक्स नहीं बन रही, तो यहाँ पर 9 दे देंगे। यहाँ पर 9 एस आ जाएगा। यहाँ पर 8 कर देंगे, 8 पी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 7 डी कर लेते हैं। फिर यहाँ से जो 6 से एफ पी आ जाएगा, और बस इसको यहीं पर छोड़ना है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या था, एक बात देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में था कि 3D 6D में जो है ना वो आ रहा है, उसके बाद किस में आएगा। तो उफ, ये तो मिट गया, आ गया। तो अगर यहाँ पर हम देख लें कि 6D हेक्सागोनल कट करते हैं, क्या करते हैं? ओहो, ये देख लें, हेक्सागोनल कट करते हैं। 1S 2S 2P6 3S 4P 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6X 4 4F 5D 6P 4S 5F। अब यहाँ पर देख लें 6D आ रहा है, ठीक है। इसके बाद कह रहा था कि किस में आएगा, तो यहाँ पर देख लें कि ये हमारे पास आ गया 7P। तो हमें अपना ऑप्शन जो है ना अपना जवाब मिल चुका है। तो वापस आते हैं। तो अब यहाँ पर देख लें कि 6D के बाद किस पर आएगा। ओहो, देख लें 6D के बाद किस पर आएगा। तो यहाँ पर 7P हमारा सही ऑप्शन है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लाइमन सीरीज अकर्स इन, तो आई होप कि आपको ये पता होगा कि लाइमन सीरीज जो है ना वो यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज में अकर करती है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि EM वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज इज मैक्सिमम फॉर। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो होती है ना वो सेम ही होती है हर एलिमेंट के लिए, लेकिन जो प्रोटॉन की होती है या कह लें कि पॉजिटिव रेज, उसकी हर गैस के एलिमेंट के लिए ना मुख्तलिफ होती है। तो यहाँ आपको पता होगा कि EMF जब निकालेंगे तो ऊपर जो आ जाएगा वो ऊपर आ जाएगा, हमारी हमारे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और वहाँ पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन दे देंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा मास। तो अब आपको पता है कि अगर यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं ना, अगर नीचे वैल्यू कम आएगी
तो हमारा जो वैल्यू नीचे अगर हम कम वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी ना वो ज़्यादा आएगी, मैक्सिमम आएगी, ये तो आपको पता है। डोमिनेटर में अगर जो वैल्यू है वो कम हो, तो फिर जो जवाब आता है, आंसर आता है, वो मैक्सिमम होता है, सबसे बड़ा होता है। तो अब यहाँ पर आप देख लें कि इन चारों में से किसका मास जो है ना वो कम है। तो देख लेते हैं। हाइड्रोजन का 2, और हीलियम 4, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14। ओके। तो यहाँ पर कम से कम मास मास जो है ना वो सिर्फ हाइड्रोजन का है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी ना वो हाइड्रोजन के लिए ही आएगी। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। सेकंड ऑर्बिट की वैल्यू क्या होगी बोहर्स एटॉमिक मॉडल के हिसाब से? तो बहुत से स्टूडेंट को ये फार्मूला पता होगा, नहीं है पता तो मैं बता देता हूँ कि ये जो है ना फार्मूला होता है हमारा, ये हम ऐसे के लिखते हैं कि R इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू ए। और हमारे जो यहाँ पर ए आता है ना, वो ए बेसिकली फर्स्ट ऑर्बिटल जो है ना उसका रेडियस होता है, जो कि बराबर है हमारा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि जो ए बराबर है ना वो होता है 0.5 9 टू 9, सॉरी 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 29 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट्स चेक इट, ये लिखा हुआ है 29 0 पॉइंट। तो इसको सही कर लेते हैं, 0 पॉइंट, ये गलत हो जाएगा, ये आ जाएगा ए इक्वल्स टू 0.52 और 9। ओके। अगर यहाँ पर कह रहा है कि सेकंड ऑर्बिटल, अगर एन की जगह हम 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, ऐसा ही है 0.529। यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.2529 से, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें या ऐसे ही कर लें, लेकिन हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा, आई होप को आपको पता लग गया होगा कि हमारा जो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। अगर आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2529 को, तो आंसर जो आ जाएगा ना वो ये आ जाएगा। ओके, तो क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं लाइन्स ऑफ पास्ट टेंस सीरीज। अच्छा, पास्ट टेंस सीरीज जो होता है ना वो थर्ड मिलाया करता है, आपको आप सबको पता होना चाहिए, तो ये इजी है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम 1s2 2s2 2p4, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नोटबुक पर चलते हैं, और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐसे बना लेते हैं। वन एस टू, बेसिकली ये 1s है। ओके, और ये 2s है। और ये 2p है।
ठीक है। तो 1s में भी 2 हैं, 2s में भी 2 हैं, ठीक है। अब 2p में कितने थे, 4 थे, तो 4 पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही होते हैं ना जो जिसमें फुलफिल्ड नहीं हो इलेक्ट्रॉन, एक एक हो जिस ऑर्बिटल में। तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखते हैं अपना ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिख रहा है बी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना हमारा, वो सही हो जाएगा। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, नेगेटिव चार्ज ऑन कैथोड रेज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, वो जो फाउंड की थी ना, वो की थी हमारे मिल्किंस ने, एंड्रयूस मिल्किंस इनका नाम है। तो हमारे जो न्यू बुक है, सिंथेटिक्स बुक, उसमें ये लिखा हुआ है, और जो ओल्ड था उसमें ये मेंशन नहीं था। तो न्यू बुक के हिसाब से ही चल रहे हैं, मैंने आपको बताया भी है। एमडी केट, बीएससी नर्सिंग और जो मजीद जो भी प्रोग्राम्स हैं उनकी टेस्ट इस बार न्यू सिलेबस से ही होगी। तो मैं उस हिसाब से ही एमसीक्यूज निकालता हूँ, ठीक है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में कि क्या कह रहा है कि एन ऑर्बिटल विच इज स्फेरिकल। अच्छा स्फेरिकल, बस यहाँ पर ही आपको जवाब मिल गया। तो ये जो है ना एस ऑर्बिटल जो जाए होता है वो स्फेरिकल होता है, और जो पी ऑर्बिटल होता है वो डम्बल शेप होता है। ओके। तो एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है, एंगस्ट्रॉम आप सबको ही पता होगा कि एंगस्ट्रॉम में हम लेंथ मालूम करते हैं, और वो लेंथ जो बहुत कम हो, जो मतलब मीटर से या सेंटीमीटर से या मिलीमीटर से भी मालूम नहीं कर सके, बहुत छोटी लेंथ जो है ना, वो हम एंगस्ट्रॉम से मालूम करते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10 की पावर 10 मीटर के। ओके, आप सबको ही पता होगा ये भी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, तो इलेक्ट्रॉन का मास मालूम करना है। तो यहाँ पर देखें कि ये जो वैल्यू है ना ये सेम है, सिर्फ हमें पावर मालूम करना है, पावर कौन सा है। तो पावर होता है 10 पावर माइनस 31। तो यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है, तो ये हमारा सही नहीं है। फिर कौन सा है, यहाँ पर देखें, अगर हम देखें कि यहाँ पर जो है दोनों पर -31 है, लेकिन देखेंगे यहाँ पर केजी है और यहाँ पर ग्राम है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होता है वो केजी में ही मालूम करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, तो जेम्स चैडविक। ये भी इजीएस्ट है, और यहीं पर ये भी इजी है, इजी क्वेश्चन है। 16 नंबर जो है, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम एटम इमिट्स न्यूट्रॉन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ओके, ये भी टॉपिक हमारा है न्यू टेक्स्ट बुक में, ओल्ड में भी था, और ये किया किसने था ये भी होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ लिखा है कि बम्बार्टमेंट करेंगे तो फिर वो क्या कहलाएगा, तो वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। तो मैं वीडियो की ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। तो जो इजी इजी है मैं उनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। जो मैं समझूंगा कि कॉन्सेप्चुअल है और आपको समझ में आनी चाहिए, तो सिर्फ मैं वो है ना, मैं उनका सॉल्यूशन करूँगा। तो यहाँ पर बारमन सीरीज, आपको पता है बारमन सीरीज जो होती है ना, अब लेमन सीरीज होती है वो अल्ट्रा वायलेट में होती है, ठीक है। और बाल्मर सीरीज जो होती है ना वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाया करती है। ओके। और इंफ्रारेड जो होती है ना वो पास्टन, फिर जो हमारा उससे आगे हो गया फंड, वहाँ पर उसमें इंफ्रारेड होती है, एक फार इंफ्रारेड एक है। ओके।
तो क्वेश्चन नंबर 18 है द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। अच्छा ये भी कांस्टेंट है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये है 6.625 होता है यहाँ पर इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है इसका। अच्छा ये नहीं था, ये था। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स। वेव्स में क्या होता है? वेवलेंथ होती है, वेव नंबर भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं वेव के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 से 20 में क्या कह रहा है? विच इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हमारे बुक में जो है ना ये ज़्यादा नहीं बताया हुआ है, इसकी इक्वेशन भी नहीं बताई हुई है। तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन बताता हूँ इसका, और इसका ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास सी करेक्ट है, ये आप याद कर लें। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी या तो बराबर होगा एच अपान 4 पाई के, या तो उससे ग्रेटर होगा। तो ये आप रिलेशनशिप याद कर लें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 है। अब यहाँ पर देखें कॉपर की जो है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है देखें। अब एटॉमिक मास जो है यहाँ पर 65 है। ओके, और एटॉमिक नंबर 29। ठीक है, और यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, अब इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझे थे कि इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो ये जो हो जाएगा ये हमारे पास बीटा रेज इमिट हो जाएगा ये एक्स की सूरत में। अगर आप देख लें तो यहाँ पर एक ऐड हो रहा है, एक ऐड होने का +1 हो गया। तो मतलब जो बीटा रेस की कौन सी टाइप हो जाएगी? वो बीटा माइनस हो जाएगी। और एक दूसरी होती है बीटा प्लस। ये आप बेसिकली आप ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। बीटा प्लस जो होती है वो तब होती है जब यहाँ से एक नंबर कम हो। अगर यहाँ पर 65 था और यहाँ पर 64 हो जाता, तो फिर कहते हैं हम यहाँ पर बीटा रेस जो है ना वो इमिट हुई है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन। अच्छा, अब यहाँ पर देख लें आप कि यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर होता है ना, बेसिकली नीचे जो होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर एटॉमिक मास होता है। और एटॉमिक मास जो है किस किस से बना हुआ आता है? एक तो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, ऐसा ही है। और यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। तो अगर यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो अब आप सोचें, अगर इस होल नंबर से हम 19 को माइनस कर लें तो हमें क्या न्यूट्रॉन का तादाद पता नहीं लग जाएगा? ऐसा ही है। अगर प्रोटॉन हम माइनस कर लें तो जो वैल्यू बचेगी वो सिर्फ प्रोटॉन ही बचेंगे। तो अगर हम 39 से 19 को माइनस करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 20। तो यहाँ पर हमारा 20 सही ऑप्शन है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। इजीएस्ट क्वेश्चन है यार, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, केमिस्ट्री इजी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है व्हेन 4s ऑर्बिटल इज कंप्लीट। 4s जब कंप्लीट हो जाएगा द इलेक्ट्रॉन गोज टू, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? ओहो, मैंने वहाँ पर पीछे मिटा भी थी, तो फिर से ड्रा करनी पड़ेगी। तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। ओहो, लिखो भी। 1 2 3 4 5 बस 6, ओहो 7 2 3 4 5 6 3 4 5, और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा इस सब के साथ एस। बस समझ जाना यार, मेरा असल में ना माउस पका नहीं है इतना। और यहाँ पर पी आ जाएगा।
मुझसे माउस नहीं चलाया जाता। और यहाँ पर डी, और यहाँ पर एफ। तो वहाँ पर 4s था ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और यहाँ पर 3p6 और 4s2। अगर हम 4s2 तक आ गए, अब 4s से किस में जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया 3d10। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3d। तो चलें ढूंढते हैं वहाँ पर चलकर हम अपने ऑप्शन को। तो अगर हम यहाँ पर देख लें, कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा यहाँ है ना। when 4s ऑर्बिटल इज कंप्लीट, तो 4s जब पूरा हो जाएगा ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3d में जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं द लिमिटिंग लाइन ऑफ बारमन। अच्छा, बारमन सीरीज फिर से आ गया, सेम क्वेश्चन है, विजिबल स्पेक्ट्रम में लाया करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 25 आ गया, विच आर द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज डबल। डबल शेप मैंने बताया हुआ है आपको कि वो पी ऑर्बिटल है जो डबल शेप होता है। ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 में फ्री इलेक्ट्रॉन्स डीके इनटू अ प्रोटॉन विद द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड। अच्छा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसके साथ एक एंटी पार्टिकल निकलेगा, जिसको हम बेसिकली कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ओके, न्यूट्रॉन की जब डिके होगी, एंटी न्यूट्रिनो या सिर्फ न्यूट्रिनो कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो कोई याद करना चाहे तो अच्छी बातें कर ले, वरना इसको लीव कर सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 है द मास ऑफ एन गैस। अच्छा, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन का मास कितना होता है। अब यहाँ देखिए, एटम की बात हो रही है। एटम की बात करेंगे तो सिर्फ ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल लेंगे, एक एटम लेंगे। ओके, तो एक एटम, एक ओ का जो मास होता है ना, वो 16 होता है। अगर यहाँ पर एलिमेंट लिखा होता तो फिर हम डी ऑप्शन की तरफ जाते, क्योंकि 16 एक के तो 16 को दो आ जाएंगे ना बेसिकली। फिर एलिमेंट की बात होगी तो ओ टू आ जाएगा ना, फिर 16 प्लस 16 कर देंगे तो ये 32 बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हम एटम की बात कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, तो यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 में द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग इन ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो बेसिकली इसमें ना बात कर रहे हैं, पुलिस रूल पढ़ा है ना आपने, तो पुलिस का जो, पुलिस ने जो दिया था ना ला, उसके हिसाब से कि काउंटर नंबर जो है ना वो 4 ही सेम नहीं हो सकते हैं, उसमें एक जो है ना वो चेंज होगा। और बेसिकली वो क्या चेंज होता है, उनका स्पिन। अगर 3 सेम आ रहे हैं काउंटर नंबर, लेकिन उसका स्पिन जो होगा ना, एक होगा -हाफ और एक होगा +हाफ। तो एक ही ऑर्बिटल में ना, जो ऑर्बिटल में ना दो सेम काउंटर नंबर के साथ 4 ही नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ये पुली ने बताया था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है द मास ऑफ प्रोटॉन इज। प्रोटॉन का मास क्या होता है। तो अगर हम देख लें यहाँ पर प्रोटॉन का मास, तो नहीं ये नहीं है। अच्छा, अच्छा, तो ये मिल गया। ओहो, तो यहाँ पर देख लें, ये प्रोटॉन का मास है और ये कांस्टेंट है, आपने याद भी की होगी इसकी वैल्यू। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय। अच्छा, बोर का जो मॉडल है, मतलब किसको फॉलो नहीं करता है, ऐसा कह लें कि कहाँ पर फेल हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वजह बता देता हूँ, क्योंकि बोर का कहना था कि हम एक ही टाइम पर उसकी जो है मोमेंटम भी मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, और पोजीशन भी। जबकि एजनबर्ग्स कहता है कि हम एक ही टाइम पर उसकी दोनों जो चीज़ें हैं ना मालूम नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स लाइक अ वेव।
लेकिन बोर जो कहता था ना, वो कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो इस वजह से जो इसका रूल हो गया ना, वो गलत हो जाएगा। और इसमें ये एक, तो बेसिकली हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करता बोर। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि के शेल एक्सरे है वेवलेंथ। अच्छा, के शेल में वैसे तो अगर कंपैरिजन होती ना एल शेल के साथ, के सीरीज की एल सीरीज के साथ, तो हम यहाँ पर सिमिलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि के की कम होती है एनर्जी भी, और उसकी वेवलेंथ भी कम होती है। ओके। लेकिन एल की ज़्यादा होती है और की वेवलेंथ भी ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या है ना कि ये जो है ना न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कह रहा हूँ, न्यूक्लियस के करीब होता है, और एल जो है ना फासले पर होता है। तो बोर्स भी यही कहता है कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। ओके। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ना, वो डी आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंट एक्सरे की ना, के सीरीज की तो बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारी डिफरेंट हो जाएगी। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n प्लस एल फॉर द 3s सबशेल। n प्लस एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 3s के लिए? तो देख लेते हैं। मतलब यहाँ पर n जो हो जाएगा, आपको यहाँ से क्या मालूम हो रहा है कि यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू वैल्यू है 3। जो शुरू में होता है वो n की वैल्यू होती है, और जो सेकंड होता है s हो या p हो, तो वो होती है l की वैल्यू। तो s के लिए l की वैल्यू जो है ना वो 0 होती है, आप सबको पता है। ओके। और यहाँ पर n जो है वो 3 है। तो अगर हम यहाँ पर कर लेंगे 3 प्लस 0, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? जवाब क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर यहाँ 3p होता, तो p के लिए वैल्यू होती है l की 1। तो 3 प्लस 1 करते हैं, फिर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता, जो कि यहाँ पर है नहीं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहा था। तो कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ, कैथोड रेज बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव रेज है। ओके। तो सिंपल है। द डी सब शेल कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर कह रहा है कि डी सब शेल है वो कंसिस्ट ऑफ कितने ऑर्बिटल्स का बना हुआ होता है। यहाँ पर बेसिकली देख लें आप, ऑप्शन में सब ऑर्बिटल्स ही हैं, ऐसा ही है। तो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं डी सब शेल में? तो बात कर लें अगर हम, तो एस में ऑर्बिटल 1 होता है, इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ठीक है। और पी में ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 3 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 6 आते हैं। ओके। और डी में ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो आते हैं 10। तो ऑर्बिटल्स यहाँ पर 5 होंगे, और इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वो 10 आ जाएंगे, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर कह रहा है ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड, अच्छा ये इसको हम कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये उनकी डेफिनेशन है, जिस ऑर्बिटल की सेम एनर्जी होती है उनको हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि पॉजिटिव रेज वर डिस्कवर्ड बाय, पॉजिटिव रेज किसने डिस्कवर की थी? तो जे थॉमसन ने की थी हमारी कैथोड रेज, जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और पॉजिटिव रेज जो कि प्रोटॉन्स होते हैं, वो हमारा डिस्कवर किया था। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही हो जाएगा। आई थिंक यो डी, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। ओके। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 37 है, द मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बेसिकली मास क्या होता है? वो होता है 0.00 होता है, फिर 555 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पर मिलीग्राम में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात कर लें इसकी, तो ये होता है प्रोटॉन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का देखना था, तो इलेक्ट्रॉन का ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है फॉर द पी सब शेल द एलिमिथल क्वांटम नंबर, अच्छा एस के लिए 0 और पी के लिए 1 मैंने बताया हुआ है ऊपर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस देन इट्स एनर्जी इज, तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस हो ही नहीं,
अगर अट्रैक्शन नहीं होगी तो मतलब कोई चार्ज नहीं है, और फिर यहाँ पर एनर्जी जो हो जाएगी ना इसकी, वो ज़ीरो हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट द प्रेशर ऑफ गैस वाज मेंटेन्ड एज। तो डिस्चार्ज ट्यूब में हम जो है ना क्या कहते हैं कि प्रेशर कितना रखते हैं, तो वो होता है 0.01 टॉर। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ये भी कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर लोएस्ट प्रेशर रखते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस when atoms are subjected to a strong magnetic field is called। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर स्प्लिटिंग हो रहे हैं ये लाइन से ऑफ एटम, यहाँ पर एटम की बात चल रही है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? अच्छा, ये डायमंड इफेक्ट कहलाता है, और ये हमारे बुक में शायद नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए आई मीन ए। तो क्वेश्चन नंबर 42 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रेज। ये ऊपर कर करके आए हैं हम कि अल्ट्रावायलेट में कौन सी सीरीज आती है, तो वो होती है हमारी लाइमन सीरीज की। और विजिबल में कौन सी, अगर विजिबल होता तो फिर हमारा बालमर बालमर जो है ना वो सही ऑप्शन हो जाता। ऊपर मैं एक्सप्लेन कर कर आया हूँ। ओके, एक्सप्लेनेशन की तो नीड नहीं है ना, ठीक है। द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज, ये भी मैं ऊपर बता कर आया हूँ कि डबल नहीं डबल नहीं होगा, डबल नहीं, डबल डी का हो जाता है, तो इसका डंबल हो जाएगा, डंबल शेप होता है, ठीक है, सिर्फ डंबल शेप, सिंगल डंबल शेप, ऐसा कह लें कि ये ऐसा होता है, ऐसे होता है पी का शेप, डंबल लाइक। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। अच्छा, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना वो बस जो है ना फिक्स होती है, और वो होती है 1.096। मेरे पता है कैसे याद करता हूँ इसको, हमारा ऑप्शन तो यहाँ पर सी सही है, ठीक है, यहाँ पर है 1.09678। मैं याद करता हूँ ऐसे 10 9, 10 9 पहले लिखता हूँ, फिर 6 7 8। तो ऐसा जो है ना याद करने में आसानी होती है कि पहले 10 9 कर लें, फिर 6 7 8। तो ये इजी वे है याद करने का। फिर यहाँ पर पॉइंट दे दें 10 के बीच में, तो ये हमारी वैल्यू है, ये आपको याद करने में आसानी होगी। मैं ऐसे करता हूँ, आपकी मर्जी है जैसे भी करें, ठीक है। तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये आप याद कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 45 है व्हेन द एजिमुथल क्वांटम नंबर इज 3 देन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा। तो एलिमिथल क्वांटम नंबर अगर 3 है तो एम कैसे लिखते हैं हम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा +3, फिर हो जाएगा +2, 2 है, ठीक है, फिर हो जाएगा +1, हाँ यार एक तो माउस नहीं चलाना आता, फिर हो जाएगा 0। ओ सॉरी यार, यहाँ पर माइनस लगना था, -3 हो जाएगा। शुरू से लिखते हैं, रफ कर दिया, और ये मैग्नेटिक बराबर हो जाएगा 3 एजिमुथल क्वांटम नंबर के लिए, -3, फिर आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा 0, फिर +3, 3 है, और फिर +2, और यहाँ पर +1 आ जाएगा पहले, फिर +2, फिर +3। ओके, तो ये हम ऐसा शुरू करते हैं मैग्नेटिक को। अगर 3 यहाँ पर 4 होता तो 4 -4 से शुरू होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो फिर पहले -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर प्लस की तरफ जाएंगे, ये है +1, फिर +2, फिर +3। और ओवरऑल कितने बन रहे हैं, ये हो गए 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 वैल्यू आएगी।
फॉर मैग्नेटिक काउंटर नंबर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 46 है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल रीजन्स इन सनलाइट। अच्छा, सनलाइट में कौन सा होता है स्पेक्ट्रम हमारा? तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, और वो विजिबल लाइट रखता है, विजिबल उसमें आ जाती है। ओके, और विजिबल में आपको पता है कि कितने कलर्स होते हैं, या लाइंस आप स्पेक्ट्रल रीजन के लें तो वो होते हैं 7। बेसिकली उसको हम कहते हैं विप क्योर, विप 7 कलर्स आते हैं ना, यहाँ पर जी, वाई, ओ और आर। ठीक है, वेब क्योर कहते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, 7 कलर्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है कंप्लीट है, और आपको आई होप कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे एमसीक्यूज। अगर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और लाइक और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सकती है। तो आज हमने डिस्कस किया एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज, और नेक्स्ट टाइम जो कि मैं कल परसों तक वीडियो डाल दूंगा, उसमें आप मुझे कमेंट में बताएं कि किस चैप्टर के हम एमसीक्यूज सॉल्व करें। ओके, अगर अच्छे लगे तो लाइक करते जाना और सब्सक्राइब करते जाना। अल्लाह हाफिज़।